बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार आ गई है और इस सरकार में जो है सबसे पहली पार्टी बनकर जो उभर कर आई है वो बीजेपी के है। और बीजेपी के जो मुखिया जिन्होंने चुनाव किया, चुनाव प्रचार किया, वो देवेंद्र फडणवीस हमारे साथ में है। देवेंद्र जी, आपका स्वागत है। चुनाव प्रभारी आप रहे थे और पहले नंबर की पार्टी जो है बीजेपी बनी है। काफ़ी टफ फाइट रहा आरजेडी के साथ में। कैसा अनुभव रहा आपका? क्या लग रहा था कि बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनकर आएगी? देखिए, अनुभव तो बहुत रोमांचित करने वाला रहा। मैं तो पहली बार बिहार के चुनाव में गया था और बिहार का चुनाव ये आपको कई चीज़ें सिखाता है। वो एक राजनीति की पाठशाला है कि जिसमें आप कई चीज़ें सीखते हैं। जहाँ तक बिहार में जाने के बाद वहाँ की परिस्थितियों का मैंने आकलन किया तो मुझे ध्यान में आता था कि एक और 15 साल सरकार चल रही है तो कुछ प्रमाण में इनकम्बेंसी तो है। एंटी इनकम्बेंसी की एक छोटी सी मुझे बात पता लगती थी, लेकिन उसके साथ साथ एक प्रो इनकम्बेंसी दिखती थी और वो भी मोदी जी के फेवर में। वहाँ पर विशेष रूप से कोरोना काल में एक 3 प्रकार के संकट आए। एक कोरोना था, लॉकडाउन था। दूसरा माइग्रेटरी लेबर, जो प्रवासी मजदूर है वो बड़े पैमाने पर पहुँच रहे थे और उसी समय बहुत बड़े पैमाने पर बाढ़ भी आई हुई थी। तो ऐसे 3 प्रकार के संकटों से लोग जूझ रहे थे। ऐसे समय जिस प्रकार की मदद मोदी जी ने की, देखिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे माइग्रेटरी लेबर हो या बाढ़ पीड़ित हो, हर एक के घर छठ तक का अनाज पहुंच गया। उनके अलग अलग प्रकार से उनके खातों में पैसे पहुंचे। उनके पास सिलेंडर हो, दवाई हो या अलग अलग प्रकार के ऐसे कारण में जिस प्रकार की मदद की आवश्यकता है, ये सारी मदद उन तक पहुंची। तो इसके कारण मोदी जी के प्रति एक विश्वास की भावना, और मैं तो केवल भावना नहीं कहूँगा, वो एक सुनामी की तरह लहर एक मोदी जी के लिए लोगों के मन में दिखाई पड़ती थी। लोग श्रद्धा से बात करते थे मोदी जी के लिए। तो उसमें मेरे ध्यान में यह आया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं। तो सबसे आसान राजनीति कहाँ की, महाराष्ट्र की या बिहार की? राजनीति तो कहीं की भी आसान नहीं होती। हर स्टेट की अपनी एक राजनीति की पद्धति होती है, परंपरा होती है। देखिए, महाराष्ट्र की अपनी एक राजनीति है, लेकिन महाराष्ट्र का जो आम नागरिक है वो पॉलिटिक्स में उतना इंटरेस्ट नहीं लेता। वो अपना काम ज़्यादा करता है, बाकी चीज़ें करता है, पॉलिटिक्स से समय पॉलिटिक्स लेता है। बिहार का जो आम आदमी भी है ना, उसको राजनीति पता है, कौन क्या करने वाला है, कौन सी पार्टी की क्या नीतियाँ है, ये सारी चीज़ों पर वो चर्चा करता है, वो विचार करता है। इसलिए बिहार की राजनीति में आपको बहुत ज़्यादा अवेयर होना पड़ता है। बिना अवेयरनेस के वो राजनीति नहीं चल सकती। लेकिन जिस तरीके से मैं तो ये कहूँगी कि आईपीएल फाइनल से भी ज़्यादा रसाकसी भरा जो मैच रहा था वो बिहार इलेक्शन का रहा था। कल रात को 10 साढ़े 10 बजे तक भी यही चला था कि एनडीए की कितनी ज़्यादा सीटें हैं, बीजेपी की कितनी आ रही है, आरजेडी की कितनी आ रही है। चूँकि मैं लास्ट फेज़ में कोरोना ग्रसित होने के कारण वहाँ नहीं जा पाया, तो जब मैंने एग्जिट पोल लिखे तो थोड़ा मैं भी घबराया था। फिर मैंने वहाँ फ़ोन किया, हमारे सारे प्रमुखों से बात की, हमारे अध्यक्ष जायसवाल जी या भूपेंद्र जी या हमारे उप मुख्यमंत्री जी या नित्यानंद राय जी, मंगल पांडे जी, सभी से मैंने अलग अलग बात की। सारे के सारे लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे। उनका कहना था, देखो, 130 से 140 के बीच हम लोग रहेंगे, ये कॉन्फिडेंस उनके मन में बिल्कुल था। तो इसलिए जब परिस्थितियाँ थोड़ी ऊपर नीचे हो रही थी, उस समय मैं भी कॉन्फिडेंट था कि इतने सारे अपने नेता कह रहे हैं तो इसमें बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अब बीजेपी कार्यकर्ताओं की मांग है कि बीजेपी नंबर 1 पार्टी रही है बिहार में, तो फिर मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा मानता हूं कि देखिए, इसमें कोई चर्चा की गुंजाइश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्षस्थ नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनाव से पहले घोषित किया था कि ये चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने स्पष्ट किया था कि किस पार्टी की कितनी सीटें आती है इस पर निर्भर नहीं करेगा कौन मुख्यमंत्री होगा, मुख्यमंत्री नीतीश जी होंगे। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में शीर्षस्थ नेतृत्व में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार या हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी ही होंगे। विधायक दल की बैठक कब होगी? अभी मैं ऐसा मानता हूँ जल्दी तय हो जाएगा। आज थोड़ा सेलिब्रेशन मोड में हम लोग हैं, थोड़ा सेलिब्रेशन कर लेंगे, फिर तय कर लेंगे। और शपथ विधि कब होगी? दिवाली के बाद? ऐसा लगता तो है। देखिए, अभी इस पर चर्चा नहीं हो पाई है। तो एक तो क्या है कि
पिछली जो विधानसभा है उसकी मियाद कब तक है, उससे पहले उसको करना आवश्यक होगा। तो वो सारी चीज़ों को देखकर हम आजकल में उसको घोषित करेंगे। छठ पूजा भी आ रही है, तो क्या इस बार की छठ पूजा आप बिहार में मनाएंगे? बिहार में रहेंगे तो क्यों नहीं मनाएंगे। मैं महाराष्ट्र में रहा तो भी छठ पूजा मनाता हूँ। देखिए, छठ ये पर्व जो है सूरज को अर्घ्य देने का पर्व है, और सूरज ऐसे देवता है जो असीम ऊर्जा के अधिपति है, उनकी ऊर्जा से ही दुनिया चलती है। तो छठ का पर्व तो जहाँ है वहाँ मनाएंगे। लेकिन इस बार जो चुनाव के जो नतीजे आए हैं, तो युवा वर्ग का जो है वोट जो है काफी मिला है आरजेडी को, और खासतौर पे तेजस्वी यादव को। कभी लगा नहीं था, चुनाव से पहले चरण में तो लगा ही नहीं था कि इतनी ज्यादा सीट आरजेडी को आएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ऐसा मानता हूं कि सभी का वोट बीजेपी को मिला है या हमारे गठबंधन को मिला है, चाहे वो युवा हो चाहे महिला हो। देखिए, तेजस्वी की सभाओं में भीड़ युवाओं की दिखती थी, मैं इससे इनकार नहीं करता। लेकिन अगर आप लोकसभा की भी तेजस्वी की सभाएं देखेंगे तो उसमें भी इतनी भीड़ हुआ करती थी। एक आरजेडी का जो वोटर है वो मुखर है, वो सभाओं में आता है, वो चिल्लाता है, वो नारे देता है, एक उसकी एक स्टाइल है, वो एक सभा शास्त्र है। पर वो वोट में कन्वर्ट होता है क्या? तो हमेशा वोट में कन्वर्ट नहीं होता है, और ये इस चुनाव में भी वही हमने देखा है। आपको लगता है कि चिराग पासवान ने काफी नुकसान किया नीतीश कुमार का? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि चिराग जी ने स्वयं का नुकसान किया। ठीक है, नीतीश जी का कुछ हुआ होगा, कुछ हमारा हुआ होगा, जो भी होगा, लेकिन एक जो लीगेसी, एक धरोहर रामविलास पासवान जी ने उनको जो दी, और आखिरी तक रामविलास जी हमारे साथ रहे, एक नेता के रूप में, एक एनडीए के पार्टनर के रूप में। ऐसे समय उनके न रहते हुए चिराग जी हमारे साथ नहीं रहे, और हमारे और उनमें एक ही जो डिफरेंस था, हम उनको ये कह रहे थे कि अगर आप अलायंस में रहना चाहते तो नीतीश जी को आपको नेता मानना पड़ेगा। हमारे अलायंस में वही रह पाएगा जो नीतीश जी को नेता मानेगा। वो मानने को तैयार नहीं थे, तो इसलिए वो हमारे साथ नहीं रहे। मुझे लगता है अब अगर हम इस चुनाव का आकलन करें तो हमारा अलायंस तो जीत गया, तो हमारा नुकसान कम हुआ या ज़्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता, पर व्यक्तिगत रूप से उनका तो नुकसान बड़ा हुआ ना। और इसके अलावा अगर हम बात करें ओवैसी की, तो क्या लग रहा है कि इस बार भी फिर से वो वोट काटू भूमिका में ही नजर आए? नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा हम क्यों कह सकते हैं वोट काटू। उनकी पार्टी है, वो लड़ते हैं, और उनको वोट क्यों मिले इसका आकलन तो कांग्रेस ने करना चाहिए। कांग्रेस जो महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गई हुई है, तो कांग्रेस ने अपना वोट बेस लूज किया है। अब इसका विचार कांग्रेस ने करना चाहिए, क्यों वोट कटवा गए। लेकिन बिहार के जो चुनाव के जो नतीजे आए हैं, उसके बाद में महाराष्ट्र में तो कांग्रेस और शिवसेना में तू में शुरू हो गई है। कांग्रेस ने साफ तौर पे कहा है कि शिवसेना ने तो 21 सीट में से तो 20 सीट में उनकी जो है डिपॉजिट डुल हो गई है। नहीं, सारी सीटों में डिपॉजिट जब्त हो गया उनका, और 23 सीटों में तो नोटा से कम वोट उनको है। तो कुल मिलाकर इस चुनाव में शिवसेना, जो दुनिया को अभी भी नसीहत दे रही है, इनकी आदत है, ये उल्टे गिरते हैं ना, चित भी हो जाते हैं तो कहते हैं हमारी उंगली ऊपर है, उस प्रकार से नसीहत देते रहते। कितने बड़े बड़े दावे कहते, 50 सीटें लड़ेंगे, उद्धव जी जाएंगे, आदित्य जी जाएंगे, संजय राउत जाएंगे, और बिल्कुल मानो बिहार का चुनाव पलट देंगे। अरे भाई, नोटा से भी कम एक नया रिकॉर्ड बना, एक नया रिकॉर्ड, लोएस्ट स्कोर का एक नया रिकॉर्ड शिवसेना के नाम से बिहार में बना है। एनसीपी ने भी बड़े दावे किए कि शरद पवार भी जाएंगे चुनाव प्रचार में। एनसीपी का पहले कुछ वजूद रहा करता था, वहां पर उनकी 1-2 सीटें चुनकर आती थी, इस बार उनका भी वजूद समाप्त हो गया। लेकिन आपको क्या लगता है कि पूरे जो चुनाव के जो नतीजे है, इसमें कई सारी सीटें ऐसी है जो कुछ 1000 वोट से कम मार्जिन से जीती गई है? क्या लगता है कि मोदी जी का मैजिक एक बार फिर से चुनाव में दिखा है? नहीं, बिल्कुल मोदी जी का मैजिक दिखा है। हमारी भी करीब 20-22 सीटें ऐसी है कि जो बहुत कम वोटों से हम हारे हैं, 800 से 86 वोट से भी एक सीट शायद हम लोग हारे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा करीबी मुकाबला हुआ, लेकिन दोनों पार्टियों का, मतलब दोनों साइड्स का, कुछ सीटें कम वोटों से जीते, कुछ ज़्यादा वोटों से जीते। जहां तक मोदी जी के मैजिक का सवाल है, वो तो चला ही चला है, वो केवल बिहार में नहीं, कल तो सारे चुनाव में चल गया। तो अगला फोकस क्या होगा पश्चिम बंगाल का चुनाव? क्योंकि अमित जी ने तो अभी से तैयारी शुरू कर दी है, काफी दौरे कर रहे हैं वहां पर। 100% देखिए, पश्चिम बंगाल में बदलाव के बयार बिल्कुल साफ नजर आते हैं। लोगों को अल्टरनेट सरकार चाहिए। लोगों ने कम्युनिस्टों की सरकार को इसलिए बदला कि वो सरकार केवल हिंसावादी सरकार थी, कोई उसमें प्रोग्रेस नहीं होता था। पर ममता दीदी ने कम्युनिस्टों से भी ज़्यादा
कम्युनिज्म को अपनाया और उससे भी निचले धरातल पर बंगाल को ले जाने का काम ममता दीदी के काल में हुआ है। और इसलिए अब लोग बदलाव चाहते हैं और वो बदलाव बीजेपी में वो देखते हैं और बीजेपी उनको वो बदलाव देगी। जैसे कि आपने तो महाराष्ट्र में भी देखा और बिहार में भी आप चुनाव प्रचार में एक्टिव थे, जो सबसे ज़्यादा जो समस्या बिहार में है वो मजदूरों की है, तो किस तरीके से अब बीजेपी की सरकार उसको दूर करे? देखिए, वैसे ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार के प्रवासी मजदूरों के लिए और पूरे देश में प्रवासी मजदूरों के लिए 1 लाख करोड़ की स्कीम फ्लोट की है। और अभी जो हम लोग एक प्रकार से आत्मनिर्भर बिहार की बात कर रहे हैं, उस आत्मनिर्भर बिहार का सारा फोकस ये प्रवासी मजदूर और बिहार के युवाओं को रोजगार देना, यही उसका पूरा फोकस है। इसके अलावा जैसे कि आप जब अस्पताल में थे तब भी आप काफ़ी एक्टिव थे, क्योंकि जो जानकारी हमारे पास है उसको मुताबिक हर डिस्ट्रिक्ट के लोगों से फ़ोन करते थे। इवन वोटिंग के दिन भी आप देखते थे कि लोग जाए, बूथ में जाए, वोट करें। देखिए, मैं तो एक सैनिक हूँ और लड़ाई चल रही है और सैनिक घर बैठा ऐसा तो होता नहीं, अपना मन तो वहीं होता है। तो इसलिए फिर सोए सोए बैठे बैठे जितना मेरे से हो सकता था वो मैं करने की कोशिश कर रहा था। और देखिए, बिहार की जो हमारी टीम है ना, बीजेपी की, बहुत मजबूत टीम है, बहुत सुंदर काम उस टीम ने किया है। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन दिख रहा है। देखिए, मैं वापस बताना चाहता हूँ कि हम कोई सत्ता परिवर्तन के लिए बैठे नहीं है, हम उसकी राह भी नहीं देख रहे। एक सक्षम विरोधी पक्ष के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी महाराष्ट्र की हालत इतनी खराब है, मैं आपको बता रहा हूँ, जिस प्रकार से रूरल अनरेस्ट, जिस प्रकार से एग्रीकल्चर अनरेस्ट आज महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रहा है, किसानों की दिवाली काली होने वाली है। कोई सरकार मदद नहीं कर रही। हमारा प्रयास है हम उनकी आवाज़ बनकर विपक्ष के रूप में उनको मदद दिलवाए। ये जो सरकार है, ये सरकार अपने बोझ से चरमराएगी। देश का राजनीतिक इतिहास आप देखिए, ऐसी सरकारें कभी चली नहीं है। ये जिस दिन गिरेगी हम अल्टरनेट सरकार देंगे। जाते जाते कितनी लिट्टी चोखा आपने खाए वहाँ? नहीं, बहुत खाया। और लिट्टी चोखा मैंने खाया भी और मुझे भाया भी। अच्छा। चलिए, हमसे बात करने के लिए थैंक यू। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.